गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड एटम्स आज हम दोनों कवर कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा स्पीड में चलने वाले हैं। आपको भी पता होगा इन दोनों चैप्टर्स में काफ़ी सारी थ्योरी है। तो हम शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। बेसिक आइडिया हम सबको होगा कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं जब भी किसी मेटल प्लेट पे लाइट पड़ती है। बट उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उसकी कुछ ऑब्जर्वेशन हैं। जैसे सबसे बेसिक ऑब्जर्वेशन हमने ये देखी कि लाइट को अगर आप एक फ्रीक्वेंसी से लोअर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं, जैसे कि देखिए हम लोग ब्लू लाइट और रेड लाइट को अगर कंपेयर करें, मान लीजिए कोई एक मेटल प्लेट है जो ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करके उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाता है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि रेड लाइट से भी उसके इलेक्ट्रॉन्स एमिट हों। ठीक है, इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि आप कितनी भी ज़्यादा इंटेंसिटी की रेड लाइट डाल दीजिए तो भी कोई इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, राइट। तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए जिसको मैंने एक चार्ट में लिख दिया, और इन सारे ऑब्जर्वेशंस को हमने चार्ट नहीं सॉरी ग्राफ्स में, तो इन ग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें और इनको स्टडी कर ले तो हमको सारी चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, तो चलिए अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, जो कि डेफिनेशन पे आ जाती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि electrons are emitted when light of high frequency or low wavelength are incident on metal plate। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इससे जनरेटेड जो करंट है उसको हम फोटो करंट बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास यहाँ पे एक एमिटर प्लेट है और यहाँ पे एक कलेक्टर प्लेट है, और नीचे आपके पास एक वेरिएबल पोटेंशियल है। वेरिएबल पोटेंशियल में आप क्या कर सकते हैं, अगर तो मैं इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन सामने वाली प्लेट पे टकराएंगे एंड एक करंट प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो जीरो पोटेंशियल रखने पर भी कुछ ना कुछ करंट आता है। एक सिंपल सी बात तो ये है हमारे पास। ठीक, आप देखेंगे इसका ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं पोटेंशियल अपना जीरो रखता हूँ, फोटो करंट हमने यहाँ मेजर किया है, यहाँ पे हमने पोटेंशियल की बात करी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपने I1 I2 I3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक, तो अब देखिए अगर आप बिल्कुल जीरो पोटेंशियल रखते हैं तो भी आपके पास कुछ ना कुछ करंट तो आता है। तो ये हमारा फोटो करंट की वैल्यू हो जाती है जब कोई पोटेंशियल आपको नहीं दे रहा। ठीक, फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस पोटेंशियल को या तो पॉजिटिव साइड बढ़ा सकते हैं या नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड बढ़ाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि कलेक्टर प्लेट अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ला सकें, करंट हमारा और इंक्रीज हो सके। तो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो एक बात तो यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा है करंट उतना ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं इंक्रीजिंग वैल्यू। एंड सेकेंड चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल बढ़ाने से भी आपकी करंट में थोड़ा सा आपको इंक्रीमेंट नजर आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है रिटार्डिंग पोटेंशियल। अगर आप इसी को अपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज दे दें, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को पुश बैक करें, उनको बाहर आने से रोकने की कोशिश करें, तो एक पोटेंशियल आ जाता है जिस पोटेंशियल पे आप पूरे के पूरे करंट को रोक देते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल क्या है, आप देखिए इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमने फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया। मान लीजिए मैंने ब्लू लाइट रख दी और आपने प्रोसेस को शुरू कर दिया, तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं करंट बढ़ रहा है, पर जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन ऑब्जर्वेशंस को भी साइड में लिख लेते हैं। चलिए, तो पहली चीज हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है हमारी वो ये है कि रिटार्डिंग या स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of intensity। ठीक है, चलिए एक पहली मेजर जो आपका इसका डिडक्शन है वो हमने लिख लिया। अब आप देखिए सारा का सारा करंट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आके जीरो हो जाएगा, इसके बाद कोई करंट नहीं आने वाला। मतलब आपने ये पोटेंशियल अगर लगा दिया, रिटार्डिंग पोटेंशियल अगर इतना कर दिया, तो उसके बाद आप करंट की कोई वैल्यू देख नहीं पाएंगे। ठीक, चलिए एक तो हो गया हमारा। नेक्स्ट पे देखें, अब अगर हम बोलते हैं कि आपने
आई को फिक्स कर दिया, आपने इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। लाइट की इंटेंसिटी मतलब क्या हो गया, इट इज काइंड ऑफ द अमाउंट ऑफ या एनर्जी। इंटेंसिटी आपको क्या बताती है कि एनर्जी कितनी डाल रही है लाइट, है ना। तो आपने उस एनर्जी को अगर फिक्स कर दिया तो देखिए उससे क्या होता है, आपका जो कलेक्टर प्लेट है, आप सबसे पहले जीरो पोटेंशियल पे देखिए। जब आपका पोटेंशियल जीरो है तो ऑब्वियस बात है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, यहाँ पे हमने आई को फिक्स किया है तो हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, ये है 3, ये है 2 और ये है न्यू 1, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के अलग अलग वैल्यू पे करंट अलग अलग आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बोलता हूँ कि रिटार्डिंग पोटेंशियल कैसा होगा, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा रिटार्डिंग पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात क्या हो जाएगी यहाँ पे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, ठीक। एक और बात आ गई। अब अगर हम बात करें आगे की तरफ, मैं इस कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल अब मैं बढ़ाना शुरू कर देता हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए जा सकते हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग अ पोटेंशियल अक्रॉस द गैप, ठीक। तो उस गैप के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल एक पॉइंट तक लेके जाते हैं, आपका करंट बढ़ता है, बट एक पॉइंट के बाद ये करंट सैचुरेट हो जाता है, एंड दैट सैचुरेशन करंट इज अगेन इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट आ जाता है, सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंक्लूजन है हमारे पास। ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, पोटेंशियल बढ़ा है, ये हमने यहाँ नोट कर लिया, ठीक। इनफैक्ट आप फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल के बीच का एक ग्राफ भी बना सकते हैं। तो आप देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख दिया, एंड डिफरेंट मेटल्स के लिए ऑब्वियसली ये ग्राफ डिफरेंट होगा, बट ये जो एंगल है इन दोनों लाइंस का ये एकदम सेम रहेगा। अब देखिए ये एंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल अपॉन फ्रीक्वेंसी को। मतलब आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, मतलब आपने अगर एक फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी, आप ये समझिए सबसे पहले एक मेटल के लिए एक फ्रीक्वेंसी अगर मैंने फिक्स कर दी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये जो मिनिमम वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, जहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट मटेरियल्स की ऑब्वियसली डिफरेंट आएगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें ये बताती है कि सबसे कम आपको कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए जिस फ्रीक्वेंसी से लाइट का एमिशन चालू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि नो करंट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रिगार्डलेस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। आप कितनी भी इंटेंसिटी कर दीजिए, आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे की फ्रीक्वेंसी की अगर आप लाइट डाल रहे हैं तो आपका कोई करंट नहीं आने वाला, ठीक। तो अब हमारे पास बेसिकली ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिन ऑब्जर्वेशंस को हमको एक्सप्लेन करना है किसी थ्योरी से। तो अब देखिए हम इसके आगे पढ़ते हैं कि वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करने की कैसे कोशिश करती है एंड वो थ्योरी कहाँ कहाँ फेल हो जाती है, ठीक। तो इसको भी मैं पॉइंट्स में लिख देता हूँ और फिर आगे हम इसको समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स हम आगे चलते हैं यहीं से। सबसे पहले हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन है जो और ऐड करेंगे हमने। एक हमारे पास कि सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा दी तो आपका सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा, आप और ज्यादा करंट उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है। बट ये चीज आप ध्यान रखिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल नहीं है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को एक लिमिट से कम कर देंगे तो आपका कितना भी इंटेंसिटी आ जाए आपका करंट नहीं आने वाला, ठीक है। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर रखते हैं तो उसके बाद आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाइए। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस। एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मैं ब्लू लाइट यूज करना चाहता हूँ तो अगर मैं एक बल्ब यूज करता हूँ तो कुछ इंटेंसिटी आती है, अगर मैं बल्ब दो यूज कर लूंगा तो मुझे डबल इंटेंसिटी मिल जाएगी।
तो आप मल्टीपल बल्ब्स लगा देंगे तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड कर रहे हैं एंड ज़्यादा एनर्जी प्लेट तक पहुंच रही है ना। तो इंटेंसिटी जो है उसके प्रोपोर्शनल आएगा आपका सैचुरेशन करंट। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसका जो टाइम लैग है वो बहुत कम होता है, तो उतने छोटे टाइम लैग को आप कंसिडर नहीं करते हैं, इट्स टेक्निकली इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो आप देखिए वेव थ्योरी इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल इसलिए कर जाती है क्योंकि वेव थ्योरी जो है एनर्जी को फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल भी एंड इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल भी बोलती है। तो वेव थ्योरी के हिसाब से जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज़्यादा बल्ब होंगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो भी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो हमारे पास जैसे फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आई के इंडिपेंडेंट हो जाए, ये चीज़ वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्योंकि वेव थ्योरी का पॉइंट यही है कि आप एनर्जी बढ़ा दीजिए। अगर आप फ्रीक्वेंसी से एनर्जी कम कर भी देते हैं तो आप इंटेंसिटी से एनर्जी बढ़ा दीजिए, आप नंबर ऑफ बल्ब ज़्यादा लगा दीजिए, तो उससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती वेव थ्योरी। सिमिलरली स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल क्यों है, इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल क्यों नहीं है, इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती हमारी थ्योरी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास सैचुरेशन करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि फ्रीक्वेंसी एनर्जी है, क्या मतलब सैचुरेशन करंट हमने एक यहाँ देखा और एक यहाँ देखा, तो वापस वही बात आ जाती है कि इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये दोनों चीजें वेव थ्योरी अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं करती, तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नो करंट बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वापस वही बात रिगार्डलेस ऑफ आई कि अगर आपको किसी एक लाइट से फ्रीक्वेंसी मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए अगर एक वही जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि ब्लू लाइट से किसी मेटल के अंदर इजेक्ट हो रहा है, करंट मिल रहा है, बट रेड लाइट से नहीं मिल रहा, तो वेव थ्योरी क्या बोलेगी कि ठीक है रेड लाइट से करंट नहीं मिलता, आप ज्यादा बल्ब लगा देंगे या ज्यादा इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर देंगे तो भी तो उतनी एनर्जी मिल जाएगी, तो आपको करंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। देखिए वेव थ्योरी का पॉइंट ये है कि आप एक वेव की तरह, पानी के अंदर आपने वेव्स देखी हैं, जब वो वेव्स किसी भी शोर के पार्टिकल को हिट करेंगी तो वो उसको एनर्जी इंपार्ट करेगी, है ना। तो पॉइंट सिर्फ यही है कि आप जितनी ज्यादा वेव्स बनाएंगे, जितना ज्यादा आप कंटेंट देंगे एक तरीके से एनर्जी का, उतना ज्यादा आपके पार्टिकल्स को एनर्जी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो केवल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस है एंड इंटेंसिटी पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ये चीज वेव थ्योरी एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर पाती। चलिए एंड फाइनली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का एक्चुअली डिटेल ये है कि आप अगर फ्रीक्वेंसी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर डील कर रहे हैं तो कितनी भी कम इंटेंसिटी हो आपको हल्का सा करंट मिलेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके डिटेक्शन की प्रिसिशन की बात है कि आप कितना प्रिसाइसली या कितना एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बहुत छोटे करंट्स को भी डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट भी आपका करंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और यही बात है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जो वेव थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है वो ये कहता है कि आप अगर बहुत डिम लाइट यूज करें, इवन आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम लाइट भी यूज करें, तो भी सारी की सारी जो वेव्स हैं वो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती रहेंगी एंड किसी एक पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम लैग आपके इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक। तो ये सारी बातें जो वेव थ्योरी बोलती है इन सब में ये गलत हो जाती है, तो वेव थ्योरी ओवरऑल इस चीज को एक्सप्लेन कर नहीं पाई। अब इसके बाद आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, तो किस तरीके से किया। आइंस्टाइन ने सबसे पहले एक बहुत सिंपल सी बात बोली कि हर एक पार्टिकल जो है लाइट का, वो हर एक पार्टिकल एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। तो आइंस्टाइन ने हमें दिया फोटॉन मॉडल, ठीक है। मैं अभी इसको थ्योरेटिकली समझा देता हूँ और बाद में इसके फोटॉन के सारे पॉइंट्स में लिख दूंगा। तो फोटॉन मॉडल देखिए क्या कहता है। आइंस्टाइन ने सबसे पहले बोला कि ईच पार्टिकल ऑफ लाइट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो फोटॉन्स को हम लोग पैकेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं। इनफैक्ट इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है एचसीवी जो बुक है एचसी वर्मा, उसके अंदर एक पिक्चर बनी हुई है कि अगर आप एक गार्डन को पानी दे रहे हैं तो उस गार्डन में मान लीजिए छोटे छोटे प्लांट्स हैं एंड आप पानी उन सबको दे रहे हैं, तो वो जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए एक मेटल की प्लेट के अंदर, ठीक है। और पानी जो है वो आपकी लाइट है।
तो वेव थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे हम पानी एक पाइप से देंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब पार्टिकल्स पर। तो वेव थ्योरी बोलती है कि आपकी जो पाइप है वो आपकी लाइट का सोर्स है और आप उसमें कितना पानी डाल रहे हैं, वो पानी आपका एक तरीके से लाइट हो गया या एनर्जी हो गई जो आपने पार्टिकल्स को दी। तो पॉइंट ये है कि वेव थ्योरी कहती है कि आप बहुत देर तक भी उनको अगर एनर्जी देते रहेंगे तो उन सबको इनफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। बट आइंस्टाइन के मॉडल में क्या है कि एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को जाके टकराने वाला है। तो आप ये समझिए कि आप पानी अब एक पाइप से नहीं दे रहे बल्कि एक बाल्टी से या एक वाटर बलून से दे रहे हैं। तो ये जब आप वाटर बलून डालेंगे तो किसी ना किसी एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, ठीक। फिर आइंस्टाइन ने बोला कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है लाइट का पार्टिकल, या तो इसकी एनर्जी इतनी होगी कि वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से रिलीज करवा दे, ठीक। तो एटम से रिलीज करवाने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है वो होती है वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आप जो भी लाइट डालेंगे वो उस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन जितनी एनर्जी देगी, एंड अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देती है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा और बाहर निकलेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी लेके। तो ये दोनों एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये आपका लाइट का एक पार्टिकल, या इसको हम फोटोन बोल देते हैं, ठीक है। एक फोटोन की एनर्जी जो भी होगी वो इन दोनों को प्रोवाइड करवाएगी। अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ही कम है तो आप चाहे कितने ही फोटॉन्स मारते जाइए वो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन से और दूसरे फोटॉन से आने वाली एनर्जी को ऐड कर सके। तो एक बार में वो एनर्जी लेता है, अगर वो एनर्जी इनफ है तो बाहर निकल जाएंगे, अगर वो एनर्जी इनफ नहीं है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था फोटॉन वाला, और अब मैं इनके पॉइंट्स लिख देता हूँ ताकि हम उनको आराम से डिस्कस कर सकें। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स लिखने की। आप देखिए सबसे पहले हमारे पास जो पीछे हमने लिखा था एनर्जी जो है, उस एनर्जी को हम दो पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। एक पार्ट चले जाएगा वर्क फंक्शन में, मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जैसे आपकी ग्रेविटेशन के चैप्टर में हमने अर्थ की एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था, और हम जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसको बैलेंस करना पड़ता है काइनेटिक एनर्जी से। बिल्कुल वैसी बात है कि वर्क फंक्शन इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू, एक तरीके से उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको इक्वेट करने के लिए, है ना। तो बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो ये चीज यहाँ पे बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो उसको आप प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को वर्क फंक्शन, ठीक है। तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे आप इस बात पे कि इतनी एनर्जी तो हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को उसके शेल में से या उसके एटम में से एमिट करवाने के लिए। उसके अलावा बची हुई एनर्जी का वो क्या करेगा, वो उस काइनेटिक एनर्जी को लेके बाहर निकल सकता है। तो हमारी एनर्जी इन दोनों पार्ट्स में टूटेगी। अब अगर मैं बोल देता हूँ कि आपकी काइनेटिक एनर्जी जो बाहर आने वाली है उसको आप जीरो कर दीजिए, तो मिनिमम आपकी क्या फ्रीक्वेंसी थी जिस फ्रीक्वेंसी से आप एक एमिशन करा सकते थे, उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी फाई के बराबर, जो कि हमारा वर्क फंक्शन है। तो आप फाई को सिंपली h न्यू नॉट लिख सकते हैं, या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट, जहाँ पे लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड न्यू नॉट हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी जब कोई पार्टिकल लेके निकलता है, इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है, इस काइनेटिक एनर्जी को हम बैलेंस करते हैं पोटेंशियल से, जो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल है। तो आप देखिए, आपको जिस रिटार्डिंग पोटेंशियल पे करंट मिलना बंद हो जाता है उतना पोटेंशियल इज इनफ टू बैलेंस ऑल द काइनेटिक एनर्जी जो कि एक पार्टिकल लेके निकल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का बहुत सिंपल सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसको कंपेयर करके Vs से, स्टॉपिंग पोटेंशियल को। तो E into Vs हो जाएगा एनर्जी दैट इज गिवन टू अ इलेक्ट्रॉन बाय द पोटेंशियल, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों को आप बैलेंस कर सकते हैं। तो अब देखिए जो सबसे ऊपर फॉर्मूला है उसमें आप इन सबको तोड़ देते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन h न्यू, एनर्जी ऑफ ये वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा h न्यू नॉट, और काइनेटिक एनर्जी को आप लिख सकते हैं E into Vs। Vs क्या है यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए बहुत सिंपली इसको आप ऊपर ये चेंज करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, y is equal to mx minus x naught, है ना। तो ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है उसको आप इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जहाँ पे y 0 है वहाँ पे x की वैल्यू
या न्यू की वैल्यू न्यू नॉट के बराबर है, और इसका जो y का नीचे इंटरसेप्ट बन रहा है ये बन जाएगा h न्यू नॉट बाई e। तो ये सिंपल सी वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, आप फ्रीक्वेंसी कम करते जाएंगे, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो को अप्रोच करता जाएगा, और एक पॉइंट पे ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा जहां पे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये जो नेगेटिव वैल्यूज हैं थ्रेशोल्ड की, ये तो एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, माय बैड। इन वैल्यूज पे तो आप जा ही नहीं सकते, आपकी जो एक्चुअल फोटो करंट है, फोटो एमिशन है, वो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो ये बस लाइन पीछे तक यहाँ तक जा सकती है। ऑलराइट, चलिए, तो ये चीज आइंस्टाइन की इस इक्वेशन से प्रूव हो गई थी। तो आप देखिए यहाँ पे एक चीज हमने बोल दी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये फॉर्मूले में हमारा आ गया इसका रीजनिंग। tan थीटा अगर आप देखें तो tan थीटा की वैल्यू h by e आती है। तो जैसा कि हमने पीछे ऑब्जर्वेशन में देखा था कि एंगल जो है उन लाइंस का, अलग अलग मेटल्स के लिए पैरेलल लाइंस आती हैं बट उनका एंगल सेम है। तो वो एंगल सेम इसलिए क्योंकि इस tan थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ h by e से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, बट हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो वही रहने वाली है। ठीक, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि इंस्टेंटेनियस पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इंस्टेंटेनियस इसीलिए है क्योंकि एब्जॉर्ब होते ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई टाइम लैग नहीं आने वाला। या फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मल्टीपल फोटॉन्स एक्सेप्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो वो टाइम लैग आना चाहिए जैसा वेव थ्योरी बोलती है। ठीक है, एंड फाइनली इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये आपका सिंपल सा एक प्रूफ है कि सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल क्यों आता है। ठीक, अब देखिए मैंने फोटॉन्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उनको एक छोटे से चार्ट में बना दिया। सबसे पहली चीज, फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आपको पता है पैकेट ऑफ एनर्जी है, और पैकेट ऑफ एनर्जी प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कुछ एनर्जी लेके चल रहा है और इसका अपना कोई मास नहीं है, तो इसको हम जीरो रेस्ट मास पे बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी स्पीड है जो कि हमेशा फिक्स्ड रहेगी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। दिस इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड नथिंग चेंजेस इट। इनफैक्ट ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इस एक चीज की कांस्टेंट होने की वजह से आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझी थी। ठीक है, समझी क्या थी? डिराइव की थी। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी ऑफ अ फोटॉन जो कि हो जाता है h × न्यू के बराबर या फिर h3/λ के बराबर। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ p जो कि हमारा मोमेंटम है, तो इसको कंफ्यूज ना करें आप। मोमेंटम जो है, ये मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका फॉर्मूला आ जाता है h/λ या फिर h nu/c। ऑलराइट, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एक फोटॉन, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये चीज बहुत ज्यादा टेस्ट की गई है और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना भी हैवी हो, मैग्नेटिक फील्ड कितना भी हैवी हो, आपका जो फोटॉन है, जो लाइट है, वो इनसे डिफ्लेक्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है इन अ फोटॉन पार्टिकल कोलिजन एनर्जी एंड मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेंगे। फोटॉन और पार्टिकल यूजुअली इलेक्ट्रॉन फोटॉन की कोलिजन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो, बट फोटॉन्स कैन बी एमिटेड, फोटॉन्स कैन बी एब्जॉर्ब्ड या क्रिएटेड, तो वो प्रोसेस हो सकता है, बट फिर भी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहने जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। एनर्जी पर फोटॉन हमें पता है, एनर्जी पर फोटॉन सेम रहेगी, इंटेंसिटी का चेंज होगा तो भी एनर्जी क्या हो जाती है? h न्यू। तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है मेरे पास तो एनर्जी आपके पास टोटल है nh न्यू। ठीक है, अब देखिए पावर क्या हो जाएगा कि आप कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम n डैश लिख देते हैं, n डैश हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इंटेंसिटी जो कि डिवाइडेड बाय एरिया करके आती है। तो इंटेंसिटी में आप n डबल डैश लिख सकते हैं, n डबल डैश क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो आपका फाइनली इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये बन जाता है। इनफैक्ट इंटेंसिटी को देखने के लिए आप एक छोटी सी डिटेल और देख लीजिए। मैं नीचे वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो अभी कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं इस एरिया में बना देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं बोलता हूँ कि आपका यहाँ पे एक सोर्स है लाइट का,
और ये सोर्स ऑफ लाइट इस पॉइंट तक r डिस्टेंस दूर, यहाँ से r डिस्टेंस दूर इस पॉइंट तक कुछ लाइट पहुंचाता है और इस पॉइंट पे इसकी इंटेंसिटी जो है वो I पहुंचती है। ठीक है, तो देखिए आपका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो पूरा 3 डायमेंशन में सिमेट्रिकली लाइट एमिट कर रहा होगा। तो 3 डायमेंशंस में इसकी जो लाइट का पूरा वॉल्यूम है वो एक स्फेरिकल सिमेट्री के साथ चलता है। तो आपको पता है कि लाइट जो है वो 4 पाई r स्क्वायर एरिया कवर करेगी अगर मैं एक स्फेयर बनाता हूँ और उस पूरे स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया काउंट करता हूँ। तो आपका जो इंटेंसिटी है ये हमेशा क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर आता है। इस फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको दूसरी तरीके से लिख के दूं तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए और ये भी आपको क्वेश्चंस में मिल सकता है या यूज करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आप नोट करिए, आगे हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आप देखिए डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था। हाइपोथेसिस मतलब एक बात सोचा समझा एस्टिमेट। उनका एस्टिमेट ये था कि अगर लाइट के लिए एक फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो जाता है h बाय लैम्डा, जो भी हमने पीछे देखा। तो आप देखिए लैम्डा क्या आ रहा है, h अपॉन मोमेंटम h बाय p, है ना। तो उनका ये कहना था कि किसी भी मैटर के लिए यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होना चाहिए, h अपॉन p, मतलब हर एक मैटर जो है उसके पास कुछ मोमेंटम है तो उसके एसोसिएटेड एक वेवलेंथ आएगी और ये वेवलेंथ हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पॉइंट इज कि एवरी पार्टिकल कैन एग्जिस्ट एज अ विल एग्जिस्ट एज अ वेव और उस वेव का हम यहाँ पे लैम्डा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सिंपल सी बात थी। इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बहुत बेसिक बन जाते हैं। जैसे आप देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसी पार्टिकल की जिसका मास हमें पता है m और हमको पता है उसकी वेलोसिटी है v, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा बन जाएगा h अपॉन mv, है ना। अगर आपको बोला जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है k, तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर, जिसको हम लिख देते हैं कुछ इस तरीके से p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, तो यूजुअली आपको काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी ये क्वेश्चन दिया जाता है। तो आप देखिए p सबसे पहले क्या हो जाता है, ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ 2mk। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, आप देख सकते हैं लैम्डा जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2mk। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको आगे काम आ सकता है। ठीक है, अब ये जो k है, अगर मैं बोलता हूँ कि किसी q ऑब्जेक्ट को मैंने, मान लीजिए कि आपने एक q चार्ज का ऑब्जेक्ट लिया जिसको हमने एक v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करवाया। ठीक है, तो ये है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और ये q जो है ये हो जाएगा हमारा चार्ज। तो हमें पता है कि qv जो है ये इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी और ये काइनेटिक एनर्जी आप इस क्वेश्चन में डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अंडर रूट ऑफ 2mqv। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला के अलग अलग टाइप्स हैं और आप इन सारे टाइप्स को यूज कर सकते हैं। ये भी एक हो गया, ये एक बहुत सिंपल वाला, और एक ये फॉर्मूला अगर आपको चार्ज और पोटेंशियल दिया जाए। ठीक, तो इस चीज को बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटेशन के साथ कंफर्म भी कर रखा है आप लोगों ने। सबसे पहले आपने देखा जैसे कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हुआ था उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ निकाली थी। तो वो एक बहुत इनिशियल लेवल पे आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये था। उसके बाद हमने ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया एटम्स के साथ। तो एटम्स तक को हमने काइनेटिक एनर्जी दे के उनकी वेवलेंथ निकाल रखी है। ऑब्वियस बात है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा उसको काइनेटिक एनर्जी देनी भी मुश्किल होती जाएगी। तो एक एटम के अंदर कुछ स्पीड प्रोवाइड करना इतनी कि आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ नजर आ सके या आप एक्सपेरिमेंट में उसको रिड्यूस कर सकें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एटम्स को देखा हमने एक्सेलरेट करके और एटम्स के पास भी अपनी एक वेवलेंथ आ जाती है। ठीक है, मोर इंटरेस्टिंगली आपने मतलब हम लोगों ने, ह्यूमंस ने बकी बॉल्स जो होती हैं C60 C90 एटम मतलब मॉलिक्यूल्स जिसमें 60 एटम्स ऑफ कार्बन होता है, सो दे आर वेरी हैवी। इन बॉल्स को भी हमने एक्सेलरेट करके देखा हुआ है कि उनके एसोसिएटेड क्या वेवलेंथ आती है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो बिल्कुल कंफर्म्ड है और एक बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च टॉपिक है। ठीक है बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं एटम पर। चलिए स्टूडेंट्स, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो आया कैसे, उन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट ही समझ लेते हैं।
अब देखिए उन्होंने एक गोल्ड फॉइल यूज करी, जो कि गोल्ड इसलिए यूज करी क्योंकि वो काफी थिन, काफी मैलेबल स्ट्रक्चर है। तो इसको करीब 1000 एटम थिक एक गोल्ड फॉइल को उन्होंने यूज किया और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल्स जो हैं इनको आप हीलियम न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। तो हीलियम न्यूक्लियस में हमें पता है कि जो मास होता है वो हो जाता है 4 एटॉमिक मास एंड EMUs, एंड इसका जो चार्ज हो जाता है ये हो जाता है +2e, ठीक है। तो इन इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए जब इन अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक किया गोल्ड फॉइल पे, तो एक्सपेक्टेशन ये थी, पिछला जो मॉडल था थॉमसन मॉडल, उनका ये कहना था कि सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है एक एटम का, और उस सॉलिड के अंदर, सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड हैं, है ना। पर हुआ क्या एक्सपेरिमेंट में कि ज्यादातर पार्टिकल्स जो हैं, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो अनडेविएटेड पास हो गए, जिसका मतलब है कि ज्यादातर स्पेस एम्प्टी होनी चाहिए थी, ठीक है। 1 in 8000 जो है उनको ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलता है, मोर देन 90 डिग्रीज, ठीक। तो बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी चाहिए होती है इतने हैवी और इतने ज्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल को पूरा का पूरा डेविएट करने में। इवन कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल 180 डिग्री भी डेविएट होके आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल एक पॉइंट होगा बहुत छोटा सा, जिस पॉइंट पे सारा चार्ज बैठा हुआ होगा एक एटम के अंदर, पॉजिटिव चार्ज, जिसका रिपल्शन इतना ज्यादा हो कि वो उस पार्टिकल को वापस पीछे भेज दे। तो इसका अगर हम क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो बहुत सिंपल सी हमारी थ्योरी आ जाएगी। आप कहेंगे कि सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि एक स्प्रिंग कंप्रेशन के मैक्सिमम स्टेट पर क्या करती है, सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेती है, और फिर वापस वो जब स्ट्रेच होती है तो सारी पोटेंशियल वापस काइनेटिक में जाती है ना। तो अगर मैं इस काइनेटिक को पोटेंशियल में कन्वर्ट करूं तो देखिए आपका जो भी एनर्जी आपने इस इलेक्ट्रॉन को दिया, या सॉरी अल्फा पार्टिकल को दिया, जो कि हम लोग Q into V से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी इक्वेट कर देंगे हम लोग इसके दोनों के चार्जेस, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, और यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। तो आप इसको सीधा काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट कर सकते हैं, या तो आप इसको हाफ mv² लिख सकते हैं, या फिर आप इसको Q into V भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका सेम वैल्यू देगा, आपको एनर्जी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू इस फॉर्मूला से आ जाती है। अगर हम बोलें कि 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का आपने अल्फा पार्टिकल भेजा है, तो उसके पास एनर्जी तो है हमारे पास 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। Z आपका गोल्ड का जो हो जाएगा वो 79 हो जाएगा, Z आपका जो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का हो जाएगा ये हो जाएगा +2, ठीक है। आप यहाँ पे R की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो R की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 × 10⁻⁻14 मीटर्स। तो ये जो है रेडियस, ये अप्रोक्सीमेट रेडियस है जो कि हमको, जो कि रदरफोर्ड ने बोली थी कि न्यूक्लियस की होनी चाहिए, क्योंकि इतना क्लोजेस्ट अप्रोच तो हो रहा है, तो यहाँ तक तो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली उन्होंने 10⁻⁻14 या 10⁻⁻13 से 10⁻⁻15 की रेंज बताई थी कि इसके बीच में न्यूक्लियस का रेडियस होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक ठीक है। उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि अब अगर न्यूक्लियस इतना छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दें और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाते हैं हम लोग छोटा, तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स इक्वेट कर रहा होगा सेंट्रीपिटल को, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का बिहेवियर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बात ठीक है, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मैक्सवेल की इक्वेशन बोलती है कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज जो है वो एमिट करना चाहिए रेडिएशन को। अगर वो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसकी एनर्जी भी ओवरऑल कम होती जाएगी, बिकॉज एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो, ठीक है। तो इसका पॉइंट ये था सब लोगों का कि ये जो इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे एनर्जी रेडिएट करते करते स्पाइरल इनवर्ट्स करके इस न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। प्लस इसका जो एमिशन आएगा, जो एमिशन स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वो पूरा एक कंटिन्यूअस रेडिएशन होना चाहिए विद रिड्यूसिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो वही फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रोटेट कर रिवॉल्व कर रहा होगा इसके अराउंड। तो जैसे जैसे वो धीरे हो जाएगा वैसे वैसे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, एंड आपका जो एमिशन है वो आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। बट होता ऐसा नहीं है, हमने इसको ऑब्जर्व किया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है हमको लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्मेट में मिलता है।
तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है बोर मॉडल वो आ रहा है, और बोर ने लाइन स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एक्सप्लेन किया इस पे हम आगे चर्चा करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बोर थ्योरी को हम एक ही बार में सारा देख लेते हैं। आप इस चीज को चाहे तो नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए बोर थ्योरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेबल सारे पार्टिकल्स पे नहीं है, ये सारे एटम्स पे नहीं है। हम उन्हीं एटम्स के ऊपर ही थ्योरी लगाते हैं जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो आप हाइड्रोजन का एटम ले सकते हैं, आप हीलियम प्लस मतलब उसमें से जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो, या फिर लिथियम 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में से रिमूव कर देंगे तो उसके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बोर ने बोला कि क्वांटाइज्ड स्टेट्स पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल ऑर्बिट्स पे रह सकता है। क्वांटाइजेशन रूल ये बोलता है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज रहना चाहिए nh/2 पाई। ये एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन आ जाएगी किसी भी स्टेबल ऑर्बिट के लिए। तो यहाँ पे जो रेडियस है ये रेडियस आप इस फॉर्मूला में से निकाल सकते हैं एंड आप वैल्यू देख सकते हैं कि स्टेबल ऑर्बिट्स कहाँ एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम देख सकते हैं कि ये जो स्टेबल ऑर्बिट्स हैं इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा एक न्यूक्लियस के अराउंड, तो उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनेगा या सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो आप सिंपली ये वाली इक्वेशन लगाएं और इस इक्वेशन में से वेलोसिटी को या रेडियस को आप निकाल के दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मैं रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ किसी भी nth ऑर्बिट के लिए तो आपका रेडियस निकालने का फॉर्मूला कैसे आएगा। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फॉर्मूला में से वेलोसिटी निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा एंड मास नीचे चला जाएगा, बाकी अंडर रूट, तो अंडर रूट ऑफ z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन m इंटू r। ठीक है, तो इस पूरे को मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, मैंने इसकी पावर यहाँ पे 1/2 लिख दी है। अब देखिए अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, इस वेलोसिटी की वैल्यू को आप इस वाले फंक्शन में रखते हैं, तो हमने इसको यहाँ रख दिया और अब आप इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो आप r के लिए सॉल्व कर सकते हैं। Rn जो कि हमारा रेडियस हो जाएगा nth ऑर्बिट का, है ना। तो Rn की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e² इनटू n²/z। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये याद रखने की है कि ये पूरा फंक्शन तो छोटा होके 0.53 इंटू 10 की पावर -10 पे आ जाता है, जिसको मैंने एंगस्ट्रॉम यहाँ पे लिख दिया। बचा है आपके पास n² अपॉन z। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, एंड z क्या है, आपके जिस भी एटम की बात हो रही है उसके न्यूक्लियस में कितना चार्ज है ना। तो आप देखिए अगर आप केवल एक हाइड्रोजन एटम की बात करते तो z की वैल्यू 1 ले लेते और ये वैल्यू यहाँ पे 0.53 n² पे आके रुक जाती। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि रेडियस किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, आपके नंबर ऑफ शेल जो है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिस भी आप ऑर्बिट में है, शेल नहीं सॉरी, जिस भी आप ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर से चलेगा। ठीक है, एंड z जो है, जो आपका सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर चार्ज है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है। तो अगर आप इनका ग्राफ बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। n² के साथ जो ग्राफ आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एंड z के साथ जो ग्राफ आएगा वो एक 1/z वाला इक्वेशन होना चाहिए। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो आप देखिए nth ऑर्बिट, वापस वही बात हो गई, स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसी फंक्शन में से mv²/r को हम लोग इक्वेट करके देख लेते हैं। तो आपका जो वेलोसिटी आता है, अब देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी z अपॉन n के प्रोपोर्शनल है। आपका ये वाला फंक्शन फिर रिड्यूस हो जाता है इस तक, बट आपकी वेलोसिटी को आपको ध्यान रखना है कि ये प्रोपोर्शनल रहेगा z के। जितना ज्यादा आपके सेंटर पे चार्ज है उतना ज्यादा वेलोसिटी, एंड जितना बड़ा आपका रेडियस, जितना ज्यादा आप आगे चलते जाते हैं ऑर्बिट पे, उतनी आपकी वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, चलिए अगर मैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करूं तो आप क्या करेंगे, आप 2 पाई r को डिवाइड कर देंगे उसकी वेलोसिटी से, तो यहाँ से आप rn और यहाँ से आप vn की वैल्यू निकालेंगे। तो आप देखिए इसको हम केवल रिड्यूस करके फॉर्मूला में देख लेते हैं कि Tn जो है वो प्रोपोर्शनल आता है n³ अपॉन z² के, एंड सिमिलरली ओमेगा n जो है, जो कि फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाती है z² अपॉन n³ के प्रोपोर्शनल। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, एंड अगर इसका आप ग्राफ आए आपको क्वेश्चन में तो आपको इस चीज पे ये चीज मिस नहीं करनी है आपको कि ग्राफ इसका कैसा हो जाएगा, एक जगह इसके स्क्वायर का ग्राफ आएगा और एक जगह 1/n³ का। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है एनर्जी इन nth ऑर्बिट। अब आप एनर्जी की बात करें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टाइप्स की एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी देखिए क्या हो जाएगी, ये फॉर्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी का, ये फॉर्मूला बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। आप देखिए टोटल एनर्जी जो आती है वो नेगेटिव आती है, नेगेटिव टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला आप याद रखें। और नेगेटिव होने का इसका मतलब है कि ये एक बाउंड स्टेट है। जैसा कि हमने पहले भी बात करी कि टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में फंसा हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका अगर मैं फंक्शन निकालता हूँ तो nth ऑर्बिट के लिए इसका जो फंक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, और आपको इसको ये भी याद रखना पड़ेगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, जो हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। सीधी सी बात है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, NH/2π के प्रोपोर्शनल, मतलब एग्जैक्टली NH/2π आएगा। पॉइंट इज कि h/2π जो है, h यहाँ पे क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 2π, इसको आप h बार भी लिख देते हैं h/2π को। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल्स में आना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि n जो हो वो हमेशा इंटीजर्स हो, ठीक है बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो एक एटम की एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो एनर्जी एटम की हम डिफाइन करते हैं उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से, ठीक है। तो जब भी एक एटम के ऊपर कोई फोटोन पड़ता है तो वो एटम उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा, या अगर एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो वो किस अमाउंट का, किस वेवलेंथ का, किस फ्रीक्वेंसी का, किस एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, ये चीज हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए हमको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं भी एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी होती है या तो आपके एटम के ऊपर कोई फोटोन पड़े, उस फोटोन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी, तभी वो एब्जॉर्ब होगा। सारे फोटॉन्स एक एटम एब्जॉर्ब नहीं करता। वो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए देखने वाले हैं तो हमारा कुछ ऐसा चार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जंप करेगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे, एंड जब वो हायर से लोअर पे आएगा तो वो एटम एमिट करेगा फोटोन को। तो देखिए हम लोग बात करें, अगर मैं N2 और N1 दो शेल्स ले लेता हूँ तो आपका N2 वाले शेल का जो एनर्जी है माइनस N1 वाले शेल की जो एनर्जी है, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इन एनर्जी आपके फोटोन का एनर्जी आपको बता देगा, ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि आप हायर से लोअर पे जा रहे हो तो ये एनर्जी जो आएगी ये आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, एंड आप बोलेंगे कि ये एनर्जी मतलब आपके फोटोन एमिट होने वाले हैं उस अमाउंट ऑफ एनर्जी के, ठीक है। तो देखिए इस एनर्जी को मैंने hc/λ से कंपेयर कर दिया, बिकॉज मैं जानता हूँ कि ये फोटॉन्स ही एमिट होने वाले हैं। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, कुछ ऐसा फॉर्मूला आता है। आप अगर hc को डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे 13.6 से, तो आपके पास जो कांस्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं राइटबर्ग कांस्टेंट। देखिए राइटबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय hc जो है वो 13.6 दे देगा। तो आप चाहो तो इस पूरे 13.6 को हटा के RHC लिख दो तो भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि HC पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे R है, R की वैल्यू है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 पर मीटर, ठीक है बच्चों। अगर आप R को थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं तो उसकी वैल्यू ऐसी आ जाएगी, आप डेरिवेशन खुद से करके देख सकते हैं उसका। 1/λ का फॉर्मूला देखिए कुछ इस तरीके से आता है, ठीक। इसको हम लैम्डा के लिए सिंपलीफाई नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, तो इसको 1/λ के लिए सॉल्व करना ज्यादा अच्छा है, या फिर आप सीधा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम हम डायरेक्टली यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी है। तो अगर आपको यहाँ पे न्यू लिखना है तो आप यहाँ पे c/λ, मतलब आप यहाँ के लैम्डा को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू/c से, ठीक है। चलिए तो 1/λ को अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो न्यू/c लिखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम अगर हाइड्रोजन के लिए इसको स्टडी करें तो देखिए हाइड्रोजन में हमने अलग अलग शेल्स बना दिए, ऑर्बिट्स। इन सारे ऑर्बिट्स में हमको पता है कि ये है मिनिमम आपका n = 1 जिसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब आप उसे थोड़ा सा एक्साइट करेंगे तो वो सेकंड ऑर्बिट पे चला जाएगा, और एक्साइट करने पर वो थर्ड ऑर्बिट, इवन मोर एक्साइटेशन पे ये फोर्थ ऑर्बिट तक में भी जा सकता है। ऐसी बहुत सारी ऑर्बिट्स आप बना सकते हैं जितनी आप चाहें। बात यह है कि आपको 13.6 जो है
ये एनर्जी है बाउंड स्टेट की आपके इलेक्ट्रॉन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपको पता है कि अगर आप एक बार में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इस इलेक्ट्रॉन को दे दें तो वो यहाँ से जंप लगा के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकता है, मतलब वो अपनी बाउंड स्टेट से निकल जाएगा। तो ये एनर्जी का अगर एक फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है तो वो एमिट हो जाता है, विच इज आवर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी की एनर्जी से अगर हम लाइट की वैल्यू से इसको स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि इस फ्रीक्वेंसी की लाइट से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है। अगर आपके पास इससे कम फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है तो देखिए यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अगर एनर्जी है लाइट का, फोटोन का, तो आपका इलेक्ट्रॉन एक शेल जंप करेगा 1 से 2 तक। सिमिलरली आपके पास 12.1 है तो 1 से 3 तक चला जाएगा। आप 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का फोटोन डालेंगे तो 1 से 4 तक चला जाएगा। ऑलराइट, सिमिलरली अगर 4 से 1 पे वो इलेक्ट्रॉन जंप लगाएगा तो वो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एक फोटोन एमिट कर देगा। 3 से 1 पे जंप लगाएगा तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का वो फोटोन एमिट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली आप देखिए 2 से 3, 2 से 4 एंड 3 से 4, इन सब की वैल्यूज हमने यहाँ लिख दी 1.9, 2.55 एंड 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बिल्कुल वही होने वाला है अगर आप इस पे फोटोन की एक रेंज डालते हैं। बहुत सारे फोटॉन्स जैसे कि हम लोग व्हाइट लाइट में देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हर फ्रीक्वेंसी की लाइट है हमारे पास, तो उसमें ये वही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जिन फोटॉन से ये एक एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर सकता है। इस एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो एक्साइट करेगा उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। सो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें। तो देखिए इसी चार्ट में हमारे पास 3 टाइप की एनर्जी है जो सबसे पहले हमको देखनी है। एक हो जाती है हमारी एक्साइटेशन एनर्जी, एक हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एक है बाइंडिंग एनर्जी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये तीनों टर्म्स कहते क्या है। ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी इज ऑब्वियसली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन। एक्साइट करने का क्या मतलब है, आप एक इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट अगर पहुंचाना चाहते हैं तो इन ऑर्बिट्स के बीच की जो एनर्जी का डिफरेंस है, देखिए हर एक ऑर्बिट का अपना एनर्जी है। E1 की एनर्जी है -13.6, E2 की एनर्जी है -3.4, E3 जो है वो 1.51 इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव एंड E4 की वैल्यू -0.85। अगर आप यही चारों याद कर लें तो आपको बाकी सारों की कैलकुलेशन करनी बहुत आसान हो जाती है। तो हमें पता है कि हम जिस भी शेल से दूसरे शेल पे आना चाहते हैं हम उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हमको पता है कि यहाँ से वहां तक का जो जंप लगेगा उसको एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि एक एटम को आयन बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एंड वो एटम आयन तब बनेगा जब उसका इलेक्ट्रॉन रिप ऑफ हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी -13.6, क्योंकि इतनी एनर्जी हमें चाहिए है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिप ऑफ करवाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी, एंड बाइंडिंग एनर्जी इज अ टर्म फॉर द इलेक्ट्रॉन कि किसी भी एटम में वो बाउंडेड स्टेट पे है तो उसकी अपनी एनर्जी कितनी है बाइंडेड स्टेट पे। तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो यहाँ पे नेगेटिव है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की। आयोनाइजेशन एनर्जी उसी का पॉजिटिव बोलते हैं क्योंकि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यू हैव टू अप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए बेसिक बातें ये है। अब अगर हम इसको स्पेक्ट्रम के साथ एनालाइज करने की कोशिश करें तो हमारे पास 2 टाइप के स्पेक्ट्रा है। एक हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एंड दूसरा हो जाता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। दोनों बहुत सिंपल टर्म्स हैं, समझना इनको बहुत आसान है। आप देखिए ये एनर्जी के जो हमने अलग अलग लेवल्स बनाए हैं, जो ऑर्बिट्स हैं हमारी, जब भी कोई एब्जॉर्ब करेगा एक एटम जब भी किसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो उन फोटोन को इन्हीं किसी एक
एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू है, एक्साइटेशन एनर्जीज जो हमारे पास सारी यहाँ पे गिवन है, उन्हीं वैल्यूज का होना पड़ेगा। तो कोई भी एटम, हर एक एटम की अगर मैं बात करूँ, इनफैक्ट हम अगर हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इट्स नॉट लाइक कि वो सारे के सारे एनर्जी के फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले। वो कुछ ही फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा जो गिवन एक्साइटेशन एनर्जीज के बराबर होंगे। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सारे फोटॉन्स जो है उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली अगर मैं एक्साइटेड स्टेट पे एक एटम को रखूं और फिर मैं उससे एमिट होने वाले फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करूं, तो आप देखेंगे कि सारे के सारे जो फोटॉन्स आते हैं वो इन पर्टिकुलर रेंजेस के ही आएंगे, इन पर्टिकुलर एनर्जीज के ही आएंगे, रैंडमली नहीं आते। जैसा कि हमने बात करी थी कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसका थ्योरी इतनी ही बोलती थी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एमिट करना चाहिए, जबकि एक्चुअली वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा एमिट करता नहीं, वो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी के फोटॉन्स को ही एमिट करता है। तो जिन फोटॉन्स को वो एमिट करेगा उन फोटॉन्स को हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखिए एमिशन स्पेक्ट्रा को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मान लीजिए मैं n = 3, इनफैक्ट हम 4 बनाए तो हम 4 ही ले लेते हैं, n = 4 से n = 1 पे एक इलेक्ट्रॉन को लेके आता। तो आप देखिए सबसे पहले हमारे पास एक तरीका है कि सीधा n4 to n1 आ जाए। हमारे पास एक और तरीका है कि ये n4 to n3 पे आए और फिर n3 से डायरेक्टली n1 पे आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास है n4 to n3 to n2 to n1। एक लास्ट तरीका है कि ये यहाँ से एक एक स्टेप करता हुआ आएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई और तरीका है, एक तरीका और है यहाँ पे n4 से डायरेक्टली हम n2 पे आ जाए और फिर हम यहाँ से n1 पे आए। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं जो हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसको काउंट करें, इस पेन से कर लेते हैं। चलिए अगर मैं काउंट करूं तो पहला फोटॉन हो गया n4 से n1 तक, ठीक है। तो इसको मैं 41 बोल देता हूँ। चलिए हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक है हमारे पास 41, फिर एक है हमारे पास 43 यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ से एक है हमारे पास 42, है ना। नेक्स्ट हमारे पास 43 हो गया, 42 हो गया, अब हम 3 पे आ जाता है। तो हमारे पास 31 एंड 32 दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो हम 32 31 दोनों लिख सकते हैं। एंड फाइनली हमारे पास 21। तो देखिए नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हम देखेंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 नंबर हो जाएंगे। 6 नंबर ऑफ फोटॉन्स हम बोल सकते हैं कि एमिट होंगे जब भी आप एक स्पेक्ट्रा को एनालाइज करोगे, एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको जब भी एक शेल से दूसरे शेल में जाने का एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा तो आपको केवल एक फोटॉन नहीं मिलता, आपको ये सारी पॉसिबिलिटी के फोटॉन्स मिल जाते हैं। तो इन सारी पॉसिबिलिटी के फोटॉन्स हमको नजर आते हैं और वो सारी एनर्जी के जो अलग अलग फोटॉन्स हैं इनको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आपको कोई भी अगर दो टर्म्स दी हुई हो, जैसे मैं यहाँ ऊपर कर देता हूँ, मान लीजिए आपको किसी भी nth नंबर की शेल से फर्स्ट शेल पे आना होगा, तो आपके टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट फोटॉन्स जो आपके पास आने वाले हैं वो हो जाएंगे n × n-1। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n × n-1/2। ऑलराइट, देखिए इसको अगर मैं टेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं एक बार देखता हूँ। अगर मैं मान लीजिए 6th शेल से फर्स्ट शेल पे आना चाहता हूँ तो आपके पास इस फॉर्मूला में आप बोलेंगे 6 × 6-1/2, 6 × 530/2, 15। तो 15 नंबर ऑफ फोटॉन्स आपको दिखेंगे। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 15 हो जाएगा आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, तो 15 अलग अलग आपको फोटॉन्स नजर आने वाले हैं। सिमिलरली अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ये एमिशन स्पेक्ट्रा बन जाएगा। तो इतनी सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है। एक फॉर्मूला और देख लीजिए इसी से रिलेटेड। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि 6th से सीधा मैं फर्स्ट पे नहीं आ रहा, किसी और शेल पे जा रहा हूँ, मान लीजिए मैं सेकंड शेल पे जाता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि 6th to 2nd शेल में जाना चाहूँ तो आप कैसे करेंगे। इजी तरीका ये है कि आप इनको लिख लीजिए 6-5, 6-4, 6-3, 6-2, ठीक है, 5-4, 5-3, 5-2, 4-3, 4-2, 3-2, ये सारे आपके आ जाएंगे 2, 3, 6 एंड 10। तो आपके पास टोटल नंबर 10 आपके फोटॉन्स हो जाएंगे। बट इसका एक फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला याद रखना ज्यादा आसान लगता है तो फॉर्मूला देख लीजिए। आप बोलेंगे n2 - n1
मल्टीप्लाइड बाय n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो n2 माइनस n1 में आप बोलेंगे, आप जहां से 6 से अगर सेकंड तक आए तो 6 माइनस 2 आपका हो जाएगा 4, फिर आप 6 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 2 करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसकी वैल्यू भी 10 आ जाती है, ये हमने 10 काउंट करे थे। तो आपके पास ये दोनों तरीके हैं इसको समझने के, आपको जो तरीका बेटर लगता है आप वो लगा के नंबर ऑफ फोटॉन्स काउंट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन है स्पेक्ट्रा को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझना चाहते हैं तो आप देखिए हाइड्रोजन गैस को जब भी आप हीट करेंगे तो वो गैस ग्लो करती है, एंड वो खाली विजिबल रीजन में ग्लो नहीं करती, वो काफी सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ वेवलेंथ शो करती है। देखिए इन वेवलेंथ्स को फाइंड करने का तरीका जो है, आप पहले उसकी मैथमेटिक्स देख लीजिए। आप सबसे पहले अगर कहते हैं कि किसी भी हायर शेल से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं नीचे के शेल्स में, तो या तो वो मैक्सिमम फर्स्ट शेल तक आ जाएंगे, किसी भी इंफिनिटी तक हमारे शेल्स जा सकते हैं। ठीक है, सॉरी ऑर्बिट्स अगर आप किसी भी लेवल तक लेके जाते हैं तो वहां से जब वो 1 पे जंप करेंगे तो जो सीरीज बनती है लाइट की, उनको हम लाइमैन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लाइमैन सीरीज के लिए फॉर्मूला अगर मैं लगाना चाहूँ तो फॉर्मूला वही है हमारे पास, 1 बाय लैम्डा क्या हो जाएगा, r इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 इसमें क्या होता है, जहां पे जंप लग रही है, मतलब ये हो जाएगा हमारा लोएस्ट। ठीक है, और n2 हो जाएगा जो भी हमारा हायर है जिससे हम जंप लगा रहे हैं। ठीक है, एक और बात है कि इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 बाय लैम्डा को, और ये टर्म कहलाती है हमारी वेव नंबर। ठीक है, हमने जो फिजिक्स वेव वाले चैप्टर में जो हमने वेव नंबर चैप्टर पढ़ा था के, उससे ये काफी डिफरेंट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब देखिए ये लाइमैन सीरीज जो है वो बेसिकली यूवी स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो आपको वो नेकेड आई से नजर नहीं आएगी, यूवी स्पेक्ट्रम का है। बट आप इसका फॉर्मूला अगर लगाना चाहें तो आपकी हर एक जो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन है, आप इस फॉर्मूला से इसको देख सकते हैं। आप अगर n1 की जगह 1, जो कि आपको हमेशा रखना है लाइमैन के लिए, n2 की जगह 2 रखेंगे तो आपको ये वाली लाइन मिलेगी। ठीक है, 2 से 1 तक आने वाली। अगर आप n2 की जगह 3 रखेंगे तो आपको 3 से 1 तक आने वाली लाइन मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप n2 की जगह इंफिनिटी रख देंगे तो आपको वो मिनिमम वेवलेंथ पता चल जाएगी, जो मिनिमम वेवलेंथ लाइमैन सीरीज की है। ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑब्वियसली क्या होगी, जिसमें सबसे कम एनर्जी होगी, तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपकी यहाँ पे आती है, जो कि आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको इसका एनर्जी डिफरेंस मालूम है। ये हो जाता है 10.2, है ना। तो इस एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है जो आपका लाइमैन सीरीज शो करेगा। अब इसके अलावा बाकी सबकी एनर्जी ज्यादा होने वाली है तो वेवलेंथ कम होती जाएगी। ठीक है, तो मिनिमम जो आएगी उसकी वैल्यू के लिए आपको इंफिनिटी रखना है n2 की जगह। ठीक, सिमिलरली बाल्मर सीरीज जो है ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाती है और ये n2 तक जंप लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अब देखिए कभी भी बाल्मर सीरीज का कोई भी एक जो आपको ट्रांजिशन है इकलौता नहीं मिलता, हमेशा उसके बाद एक ट्रांजिशन और आएगा, जो ट्रांजिशन यहाँ से इसको ग्राउंड स्टेट तक लेके आएगा इलेक्ट्रॉन को, सेकंड से फर्स्ट तक। तो बाल्मर सीरीज में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक जिन जो भी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं वो इसके बाद यहाँ भी एक जंप लगाएंगे, बट यहाँ तक आने पर उनका जो एनर्जी का ट्रांजिशन है वो सारी एनर्जीज कॉरेस्पॉन्ड करती है आपकी विजिबल रीजन के अंदर। और आप n1 में फॉर्मूला में n1 की वैल्यू को रखेंगे अगर 2 और n2 की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपको इस पूरे स्पेक्ट्रम में आने वाली सारी अलग अलग वेवलेंथ्स जो है उनकी वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, इसके बाद की जो तीनों सीरीज हैं ये तीनों IR के अंदर आ जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए मैं पास्टन की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्टन सीरीज जो है वो IR के अंदर आएगी, इंफ्रारेड। ठीक है, एंड जो पास्टन सीरीज है जिसमें आप n1 की वैल्यू को क्या रखेंगे, ये हो जाएगा 3 बिकॉज आप थर्ड शेल तक ही आ रहे हैं, और n2 की वैल्यू को क्या रखेंगे आप 4, 5, 6 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग सीरीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड ये हाइड्रोजन का पूरा स्पेक्ट्रम है। यही सीरीज आपको एब्जॉर्प्शन में भी नजर आती है। जब आप हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखेंगे तो यही जो सीरीज है ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब भी करेगा, क्योंकि उसको एक्साइट करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। पर इसको आप हीटेड गैस को जब ग्लो करेंगे तो उसको स्टडी करना ज्यादा आसान है आपके लिए। इनफैक्ट एमिशन स्पेक्ट्रा जो है हमारे अलग अलग गैसेस के, इनको स्टडी करके हम लोग एक्चुअली
दूर के स्टार्स को भी ऑब्जर्व करें तो हमको उन स्टार्स के जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो पता चल जाता है कि उसके अंदर बेसिकली हमारा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उनकी लाइट जो है उसमें वही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, वही पर्टिकुलर वेवलेंथ हमको नजर आती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करूं बोर मॉडल के, तो आप देखिए बोर मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल इज ओनली एप्लीकेबल टू सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स। जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो हम लोग उनके पर्टिकुलर इंटरेक्शंस कैसे होने वाले हैं एंड उसकी वजह से हमारे स्पेक्ट्रा में या इन सब में क्या डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट। तो आपके पास एक तो इसकी लिमिटेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट, आपकी हर एक जो स्पेक्ट्रल सीरीज है या हर एक जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसके अंदर भी बहुत फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ऑर्बिटल्स की वजह से आते हैं, तो वहाँ पे भी आपका बोर मॉडल उन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्क इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ज़ीमैन इफेक्ट जो कि मैग्नेटिक फील्ड जब वो अप्लाई करते हो तो इन लाइंस के ऊपर क्या चेंजेस आते हैं, यूजुअली ये ब्रॉडन हो जाते हैं, तो वो इफेक्ट भी हमारा बोर मॉडल नहीं दे पाता। नेक्स्ट हमारे पास कि डेफिनेट ऑर्बिट्स जो हैं, बोर मॉडल का जैसा कहना था कि वो पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर रेडियस के ऑर्बिट पे चल रहा है, वो आपका हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो जाता है, जहाँ पे आप बोलते हैं कि पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ नोन नहीं हो सकती प्रिसाइसली, है ना। लास्ट आपके पास प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इसके बेसिक आप बोल सकते हैं लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से इसके बाद भी एक इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी एटॉमिक स्ट्रक्चर के। तो देखिए इसको एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो कि डी ब्रॉगली के तरीके से, डी ब्रॉगली ने इसको एक्सप्लेन किया था। डी ब्रॉगली का ये कहना था कि जैसा कि आप हर एक एटम के साथ या हर एक पार्टिकल के साथ सॉरी आप बोल सकते हैं कि उनकी जो मोमेंटम है उस मोमेंटम से, इनफैक्ट हम इसको सीधा ऐसे लिख देते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या हो जाती है, वो जाती है h/mv। ठीक है, तो आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा है कुछ मोमेंटम के साथ, उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है ना। सेकंड चीज हम जानते हैं कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो एक शेल में भी या सॉरी एक ऑर्बिट में भी घूम रहे होंगे, तो ये जो ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वेव की तरह बिहेव करेंगे। तो ऑर्बिट्स में वेव की तरह बिहेव करने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऑर्बिट्स ही अलाउड होने चाहिए, जहां पे ये कंटिन्यूस स्टैंडिंग वेव की तरह चल सके। ठीक है, तो आप देखिए इस किसी भी ऑर्बिट के अंदर अगर ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो वहां पे वो स्टैंडिंग वेव्स बननी जरूरी है, और वो स्टैंडिंग वेव्स तभी बनेंगी, अगर आपके स्टैंडिंग वेव्स नहीं बनते तो वो ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। अब वो स्टैंडिंग वेव्स बनाने की कंडीशन क्या हो जाएगी, तो आप देखिए कि आपका जो रेडियस है ऑर्बिट का, वो रेडियस का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr(n) है ना, और 2πr(n) जो है ये किसी n लैम्डा नंबर ऑफ वेवलेंथ्स के बराबर होगा, तो आपकी यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि स्टैंडिंग वेव्स में इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी भी एक ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो वो स्टेबली घूम सकते हैं। तो आप देखिए इन दोनों चीज़ों को अगर मैं कंबाइन करूँ, इस लैम्डा की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ, तो 2πrn इज इक्वल टू h(n)h/mvn। ठीक है, तो आप देखिए mvn rn की वैल्यू क्या आ जाती है, nh/2π, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बोर ने जिस चीज से शुरू किए थे अपनी थ्योरी को, क्वांटाइजेशन रूल से, कि आपके जो मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम L, वो इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे h/2π के। तो हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं डी ब्रॉगली की थ्योरी से। ऑलराइट, चलिए तो आपका चैप्टर ये यहाँ पे खत्म होता है, आपको इसके क्वेश्चंस आज ही देख लेना है। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आप अपने एग्जाम्पल्स और अपने मॉड्यूल साथ में खोल के अगर पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हमारी यहाँ पे क्लास चल रही है, तो सारा रिवीजन आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑलराइट बच्चों, चलिए टेक केयर, बाय।